बिना देरी किए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं कोई भी बता सकता है, आप लोगों में से बता सकते हो, बहुत से लोगों को पता होगा भाषा के कितने रूप होते हैं, तो उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है वो सुन लें कि भाषा के जो 3 रूप होते हैं, कितने होते हैं, 3 रूप होते हैं। तो 3 रूप में कौन कौन से होते हैं? लिखित भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, जो आप लिखा हुआ देख रहे हो वो लिखित भाषा हो गई, एक सांकेतिक भाषा भी होती है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, यानी सी वाला उत्तर एकदम सही है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, किसी के इशारे से बुलाना, इसमें से कौन सी भाषा है? किसी के इशारे से बुलाना। तो किसी के इशारे से बुलाना मैंने अभी आपको बताया था, भाषा मौखिक होती है, लिखित होती है, सांकेतिक होती है। और इशारे वाली कौन सी होगी? सांकेतिक होगी। सही आंसर लगा लो। तो इशारे से बुलाना किस में आएगा? सांकेतिक में आएगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? लिपि क्या होती है? लिपि वो स्क्रिप्ट होती है जिसमें कोई लैंग्वेज लिखी जाती है। तो अरबी है, यमन है, रोमन है या ब्राह्मी है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि के बारे में बात करें तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है जी रोमन। रट लेना, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। अरबी की होती है, अरबी जो है वो उर्दू के लिए होता है, उर्दू और अरबी भाषा के लिए अरबी होती है। यमन कोई लिपि नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये कोई लिपि नहीं है। अरबी में उर्दू लिखा जाएगा और अरबी दो लैंग्वेज आएंगी अरबी में। रोमन में अंग्रेजी लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी जो भारतीय प्राचीन लिपि है, ये ब्राह्मी हो जाएगा। यमन कुछ है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन डीपली समझाएंगे जिससे आपके इन 394 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन जो भी हैं उसमें आपका 90% सिलेबस हो जाए क्लियर। तो हिंदी का पूरा भंडारा खत्म, हिंदी का पूरा भंडारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो फारसी एक लिपि होती है, गुरमुखी भी लिपि होती है जिसमें पंजाबी भाषा लिखते हैं, देवनागरी भी एक लिपि होती है, लेकिन अंग्रेजी लिपि नहीं होती क्योंकि अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है। अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी एक लिपि नहीं है। तो चौथा ही उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, कड़ाकेदार उत्तर है चौथा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 इसमें पूछ रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो ध्यान रखना है कि मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। खगोष्ठी क्या है? खगोष्ठी बहुत पुरानी लिपि है और ब्राह्मी जैसा कि मैंने बताया बहुत पुरानी है। गुरमुखी जो है वो पंजाबी लैंग्वेज के लिए लिपि है, ये ध्यान रखना है। तो हमारी जो मराठी भाषा वो किस में लिखी जाएगी? देवनागरी में लिखी जाएगी। ठोको ताली। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। तमिल है। तमिल क्या है? तमिल क्या है? तमिल एक भाषा है, तमिल एक लिपि है, एक बोली है या एक शास्त्र है? तो ध्यान रखना है, तमिल क्या है? तमिल एक भाषा है। तमिल क्या है? एक भाषा। तमिल एक भाषा है, ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर लिपि, बोली या शास्त्र क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तमिल क्या है? एक भाषा का उदाहरण है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आ गया जी राजस्थान। मारो राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान एक भाषा है, एक जाति है, एक लिपि है, एक बोली है। तो ध्यान रखिए, राजस्थानी हिंदी बोलियों में प्रमुख मानी जाती है। तो इसमें ध्यान रखना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बोली। राजस्थानी क्या है? राजस्थानी एक बोली है। अगर राजस्थान होता तो राजस्थान एक राज्य हो जाता। राजस्थानी एक बोली है, एक लिपि नहीं है। एक लिपि वाला गलत हो जाएगा, एक जाति वाला, एक भाषा वाला भी गलत हो जाएगा। राजस्थानी एक बोली है। राजस्थानी क्या है? एक बोली है, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 8 प्रश्न संख्या है। इसमें क्या करा है? इनमें से किस भाषा को भारत के संविधान में मान्यता नहीं दी गई है? इसमें से किस भाषा को भारत के संविधान में मान्यता नहीं दी गई है? तो आपको बताना है,
देखो कन्नड़ को नहीं दी गई है, सिंधी को, संस्कृत को या अरबी को। कौन सी ऐसी भाषा है जिसको भारतीय संविधान में मान्यता नहीं है? तो भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिसमें से अरबी को मान्यता नहीं है, बाकी संस्कृत, सिंधी या कन्नड़ को मान्यता है। ये ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। अगला चलते हैं, आप अपने प्रश्न देखते जाइएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सीधा और साधा आंसर ये है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं ध्यान रखना है। 14 सितंबर 1949 से। कब से मना रहे हैं? 1949 से। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या करा था? इसे राजभाषा घोषित किया था 14 सितंबर 1949 को। तब से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसी बात पर 1 लाइक बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और तो चैनल को देखने आए तो बढ़िया फटाफट से कर दो इसे सब्सक्राइब, क्योंकि इससे भविष्य में इस तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और दूसरा, वीडियो को कर दो लाइक। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो 1 लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान इनमें से किसके द्वारा होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान इनमें से किसके द्वारा होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। किसके द्वारा होगा? व्याकरण के द्वारा होगा, क्योंकि व्याकरण में सारे रूल, नियम, कानून सब सिखाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? व्याकरण वाला हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, ध्यान रखना है। शास्त्र किसी विषय का ज्ञान होता है। लिपि लिखने का तरकीब होती है, लिखने की पद्धति होती है, लिखने की विधि होती है, उसे हम लिपि कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11। हाँ जी, लिखित भाषा किसे कहेंगे? लिखित भाषा किसे कहेंगे? बहुत सिंपल है, आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। आप अपना टिक बता दीजिए। जिसमें भावों का आदान प्रदान होगा उसे लिखित कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, गलत आंसर है। अगला है, जिसमें भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाए उसे लिखित भाव कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसमें संकेतों से बात की जाती है, गलत है। चित्रों से बात की जाती है, ये भी गलत है। तो लिखित का हमारा बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलें, आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 12 क्या कह रहा है? लिखित भाषा का प्रयोग किस भाषा के बाद आरंभ हुआ? यानी कौन सी भाषा पहले आई, उसके बाद लिखित भाषा आई, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखित भाषा का प्रयोग किसके बाद हुआ? मौखिक भाषा के बाद। मौखिक भाषा के बाद जो है वो लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। मानव पहले बोलकर संवाद करता था, बाद में उसने लिखना शुरू किया, इसीलिए लिखित भाषा मौखिक भाषा के बाद आई है। ये ध्यान रखना है। लिखित जो है वो मौखिक भाषा के बाद आई है। पहले लिखित था उसके बाद आया, सॉरी, पहले मौखिक था उसके बाद आया लिखित। मौखिक भाषा के बाद लिखित हुआ, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बाकी सांकेतिक भाषा आप जानते ही हैं। गूढ़ भाषा क्या होती है? गुप्त भाषा को कहते हैं गूढ़ भाषा। गुप्त भाषा जो समझ में ना आए उसे कहेंगे गूढ़ भाषा। ध्यान रखना है, गूढ़ भाषा क्या होगी? गुप्त भाषा होती है। विदेशी भाषा आप जानते ही हैं, जैसे कि अंग्रेजी, विदेश में बोलने वाली भाषा को क्या कहेंगे? विदेशी भाषा कहेंगे। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। संसार में भाषा किस रूप में प्रयुक्त होती है? संसार में भाषा किस रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए, संसार में जो भाषा है वो बोली और लिखी दोनों जाती हैं। तो हमारा जो सी वाला उत्तर है, वो एकदम सही हो जाएगा। बोली और लिखी दोनों जाती हैं। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सी एक विश्व भाषा है? निम्न में से कौन सी एक विश्व भाषा है? विश्व भाषा का मतलब होता है कि जो पूरे विश्व में बोली जाती है। तो यहाँ पर जो विश्व व्यापक रूप से वो जो बोली जाती है, पूरे विश्व में बोली जाती हैं, वो अंग्रेजी, हिंदी या चीनी, तीनों ही सही हैं। उपरोक्त सभी क्या है? विश्व भाषा के रूप में या विश्व सर्वोपरि बोले जाने वाली भाषा है। अंततः इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 15, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो वो आधुनिक भाषा है, प्राचीन भाषा है, विदेशी या क्षेत्रीय भाषा है। तो आपका उत्तर एकदम सही होने वाला है। उत्तर है यहाँ पर संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है। संस्कृत कैसी है? प्राचीन भाषा है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 16।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या माना गया है? हिंदी को क्या माना गया है भारतीय संविधान में, ये ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी को माना गया है वो क्या माना गया? राजभाषा। क्या माना गया है? राजभाषा। इसका एकदम उत्तर सही हो जाएगा, राजभाषा। हिंदी को क्या माना गया है? राजभाषा माना गया है। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास? 18। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी बताया था 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। 19वां देखो, निम्नलिखित में से या लिखित में से प्रत्येक ध्वनि के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? प्रत्येक ध्वनि के निश्चित चिन्हों को हम क्या कहेंगे? तो लिखित में से प्रत्येक ध्वनि के जो निश्चित चिन्ह होंगे उनको हम क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। क्या कहते हैं उसे? वर्ण कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने का तरीका होता है, भाषा संचार का माध्यम होती है, और शब्द जो है वो वर्णों का समूह होता है। लेकिन एक ध्वनि, निश्चित ध्वनि को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो भैया यहाँ पर जो उत्तर है वो ए वाला सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, आगे देखो 20 नंबर, व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाएगी? व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लिपि। क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। लिपि को क्या कहते हैं हम? व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? अभी बताया था देवनागरी हिंदी की है, रोमन अंग्रेजी के लिए है, गुरुमुखी पंजाब के लिए है, फारसी उर्दू और फारसी के लिए है, ये ध्यान रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला। बी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उत्तर अभी आपके सिर पर मड़रा रहा था, गुरुमुखी भाषा में क्या लिखा जाएगा? पंजाबी लिखी जाएगी, ध्यान रखना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा की लिपि, तो उर्दू और फारसी के लिए क्या बताया था? फारसी लिपि बताई थी, जिसमें उर्दू और फारसी दोनों लिखे जाते हैं। देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है, रोमन में अंग्रेजी लिखी जाती है, और ब्राह्मी बहुत ही प्राचीन भाषा है, प्राचीन लिपि है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 24, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोबारा प्रश्न आ गया है, ये दोबारा प्रश्न हमें परेशान करने के लिए आ गया है। तो अंकल इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोमन भाषा में लिखी जाती है। कहा कहते हो? रोमन भाषा लगा दें? बिल्कुल लगाओ, रोमन भाषा में लिखी जाती है अंग्रेजी, ध्यान रखना है। अगला है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोली। जब किसी विशेष क्षेत्र में भाषा बोली जाती है तो उसे कहते हैं बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, ध्यान रखना है, रटना नहीं है, समझ लेना है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अगला देखो, ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? ध्वनियों के मेल से बनता है शब्द। निश्चित ध्वनि नहीं है, अभी ध्वनि जुड़ गई हैं। जब ध्वनि जुड़ गई हैं तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 27, जब ध्वनि को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब ध्वनि को लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो कहेंगे उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ध्वनि को लिखने को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को कहेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में सभी जो वर्ण हैं वो उसमें आ जाएंगे, ध्यान रखना है। तो किसी भाषा के सभी वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, अति महत्वपूर्ण में आएगा, अति महत्वपूर्ण में आएगा, लगा लो, रट लो। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठोक दो ताली फटाफट से। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो सही उत्तर बताओ एक बार में। 11। कितने हैं? 11 हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, रि, छोटी, बड़ी, छोटो ओ और बड़ा ओ। दोबारा सुन लो, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, रि, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो। तो 11 वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होगी भाई साहब? 11 हो गई है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, अ और अंग यानी छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी और बड़ी अंग किस वर्ग में आते हैं?
क्या ये स्वर हैं? मैंने अभी स्वर के नाम लिया आपके सामने 11, वो उसमें बोला था मैंने, इन्होंने नहीं बोला था ना, फिर क्यों कह रहे हो भाई? धक्का मुक्की नहीं करने का, सबको प्रसाद मिलेगा, तो फिर नहीं बोलना चाहिए था ना। स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, गलत है। क्या ये व्यंजन होते हैं? नहीं, व्यंजन भी नहीं होते ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होंगे? आयोगवाह होंगे। क्या होते हैं? दोनों ही आयोगवाह होते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 32। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन है वो कितने हैं? मूल व्यंजन कितने हैं? तो उनकी संख्या है 33। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। जिसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? क वर्ग आता है सबसे पहला, और फिर आएगा च वर्ग आएगा, फिर आएगा ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा, उसके बाद प वर्ग आएगा, फिर य आएगा, फिर श आएगा। ऐसे करके ये वाले वर्ग सभी आते हैं, ध्यान रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, मूल व्यंजन, वो 33 हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या भी 33। ढ और ढ किस प्रकार के व्यंजन हैं? ढ और ढ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इनको कहते हैं हम अतिरिक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? अतिरिक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के जुड़ने से बनता है। मूल व्यंजन अपना स्वयं में होता है, वो किसी के जुड़ने से नहीं बनेगा। अयोग्य बा आपने पढ़े थे अभी, छोटी अंग और बड़ी अंग, तो इसका पीछा छोड़ दो भैया, अब ये तो समझ में आ गया। तो इसको कहेंगे अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। किस किस को? ढ और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, जो हिंदी में बाद में जोड़े गए, हिंदी में बाद में जोड़े गए। प्रश्न संख्या 34। छत्र ज्ञान श्र किस प्रकार का व्यंजन है? छत्र ज्ञान श्र किस प्रकार का व्यंजन है? तो सबको पता है ये किस प्रकार के व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जहाँ दो व्यंजन को जोड़कर बनाया जाता है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं छ की बात करूं तो छ में क्या मिलेगा? क और श। क प्लस छ किस में मिलेगा? छ में मिलेगा। त्र की बात करो तो त्र में त और र मिलेगा, त और र मिलेगा। ज्ञ में क्या होता है? ज्ञ की बात करें तो ज्ञ में क्या होगा? ज, ज और क्या मिलेगी? वो दीवल, ज और दीवल मिलेगी, ज और दीवल मिलेगी। अब अंत में बचा श्र, तो श्र में क्या मिलता है बेटा? इसमें मिलेगा श प्लस र। श प्लस र किस में मिलेगा? श्र में मिलेगा। ये ध्यान रखना है। तो सभी कैसे हैं? संयुक्त हैं। अगला देखो, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे? दो प्रकार के होंगे, ध्यान रखना है। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। किसके हिसाब से? उच्चारण के हिसाब से। आंसर को रट लीजिए, आएगा जरूर। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 36। क्या कह रहा है? 36 वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी क्या कह रहा था? अभी कह रहा था इससे पहले वाले में कि जो वर्ण है वो दृष्टि, उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के प्रकार कौन से हैं? वर्णों के प्रकार कौन से हैं? तो दो ही बताए थे, अभी ऊपर बताया हमने, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 37। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है, बिना रुकावट के बाहर निकलेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे स्वर। ध्यान रखना है, उन्हें कहेंगे स्वर कहेंगे। व्यंजन में हवा रुक रुक के बाहर निकलती है। अयोग्य बात छोटी अंग बड़ी अंग अभी बताया था। संयुक्त व्यंजन भी 4 बताए थे ऊपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही वाला स्वर। क्या उत्तर सही हो जाएगा? स्वर उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते प्रश्न संख्या 38। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा रुक रुक कर बाहर निकलती है, तो इसका व्यंजन हो जाएगा। अभी तो बताया, क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। अगला चलते प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सा स्वर है? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। छोटा है जो है वो स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। टोटल व्यंजन नंबर कितना होता है? 33 होता है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? बताओ, व्यंजन की पूछने वाली बात है। क व्यंजन है, क व्यंजन है, बाकी के सब क्या हैं? स्वर हैं। स्वर हैं। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। बिना किसी सहायता के जो बोले जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोग्य वाह का नंबर है वो कितना होता है? आपको भी पता है कि सही आंसर हो जाएगा इसका 2। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि अयोग्य वाह होते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग, यही अयोग्य वाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यह ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 42। निम्न में से कौन सा अयोग्य वाह है? निम्न में से कौन सा अयोग्य वाह है? तो ए वाला साफ दिख रहा है।
ए वाला है, साफ दिख रहा है, इसमें कोई पूछने वाली बात है भाई? हैं, फटाफट से ठोको, लाइक ठोकते जाओ, लाइक ठोकते जाओ। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन को मिला के बनते हैं। और सी वाला मैं टाली ठोक के कह रहा हूँ, सी वाला उत्तर एकदम सही होगा। लगा लो तुम इसका, सी वाला उत्तर एकदम सही है, बिना किसी को पूछे लगा दो, ठोक दो आंसर। अगला चलते हैं प्रश्न में, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त व्यंजन है? अतिरिक्त व्यंजन मैंने बताए थे, दो ऐसे व्यंजन थे जिनको अतिरिक्त के रूप में जोड़ा गया था। एक भाई साहब ये थे और एक भाई साहब ये थे, ये ध्यान रखना है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ए वाला उत्तर एकदम सही है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 45। ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, ज्ञ जो है वो कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 46। श्र, श्र किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है श्र। श्र भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। त किस प्रकार का व्यंजन है? देखो ये क्वेश्चन अब आके अटक गए तो मामला हो जाएगा गड़बड़, अटकना नहीं है। यूपी टेट का सिर फोड़ना है, सिर फोड़ना है। तो 47 का है क किस प्रकार का है? तो क जो है वो व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजक आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा, ध्यान रखना है। व्यंजन का नंबर कितना बताया था? 33। व्यंजन का नंबर कितना बताया? 33। आगे देखो, अ किस वर्ग वर्ण में आता है? अ किस में आएगा? अ स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है अतिरिक्त, तो अ जो है वो स्वर है। बिना सोचे समझे भी आप आंसर लगा सकते थे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है? वर्णमाला किससे मिलकर बनी होगी? तो इसका सही उत्तर आपकी आंखों के सामने मंडरा रहा है, सिर्फ आप कह रहे हैं कि लगा दो जी, टिक लगा दो सर। तो यहाँ पर वर्णों से बनती है। वर्णमाला किससे बनेगी? वर्णों से बनेगी, यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 50। वर्ण विचार किससे संबंधित होते हैं? वर्ण विचार किससे संबंधित होते हैं? तो इसका सही उत्तर समझ लो कि जो वर्ण विचार होते हैं वो किससे संबंधित होंगे। तो यहाँ टोटल जो है ध्वनियों और वर्णों से, ध्वनियों और वर्णों से उत्तर सही हो जाएगा। ध्वनियों और वर्णों से, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है, प्रश्न संख्या है 51। इतनी मेहनत से बनाया भाई, 1 लाख तो बनता है। आगे चलें। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। बिना देरी किए भी निकलेंगे कुछ से। निम्न में से कौन सा हर्ष स्वर है? अब देखो, स्वर की बात की जाए तो स्वर भी 2 तरीके के हो गए। स्वर भी कितने हैं? 2 तरीके के हैं। कुछ होते हैं आपके हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में बोलने में कम समय लगता है, और इसमें 4 आते हैं। कौन से आते हैं बेटा? 4 आते हैं हर्ष स्वर, जिसमें से छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि है, रे। ये 4 आते हैं। 4 क्या है? हर्ष स्वर हैं, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला देखिए, हर्ष स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? सबसे कम समय लगता है हर्ष स्वर के उच्चारण में, ध्यान रखना है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, छोटे स्वर। चलें अगला, अगला प्रश्न संख्या 54। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अब उन 4 को छोड़ दो तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ को छोड़कर बड़ी ई बची। यही उत्तर क्या है? सही है, ध्यान रखना है। टोटल 11 थे, टोटल 11 थे, 11 में से 4 गए तो बचे 7। तो दीर्घ स्वर का नंबर कितना हो जाएगा? 7। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में कितना समय लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे कम समय नहीं, इसका हो जाएगा 2 गुना। कितना लगेगा? 2 गुना लगेगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 56। निम्न में से कौन लुप्त स्वर का उदाहरण है? निम्न में से कौन लुप्त स्वर का उदाहरण है? तो जो लुप्त स्वर था वो क्या था? वो था ये वाला, ये था लुप्त स्वर, जैसे ओम में बोला जाता है, ठीक है ना। जिस स्वर में जो मात्रा को खींच कर बोला जाता है, मात्रा को खींच के बोला जाएगा, उसे लुप्त स्वर कहेंगे। जैसे ओम, मात्रा को खींच के बोलो तो उसे कहेंगे हम लुप्त स्वर, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। लुप्त स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? लुप्त स्वर के उच्चारण में कितना समय लगेगा? तो 3 गुना समय लगेगा। अब देखो, पहले हो गए हर्ष स्वर, है ना, फिर हो गए दीर्घ, और फिर हो गए लुप्त। तो सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है? लुप्त स्वर में लगता है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 58 यानी 58।
8। लुप्त स्वर का प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है? लुप्त प्रयोग का जो प्रयोग है, लुप्त स्वर का प्रयोग कब करेंगे? तो लुप्त प्रयोग का प्रयोग हम पुकारते समय या गीत गाते समय करेंगे। जैसे ओ इधर आवे, तो इस तरीके से, है ना। जैसे रमेश क्या कर रहे हो, तो पुकारते समय करेंगे, और गीत गाते समय तुमने देखा होगा आ, तो वो भी इसी में आता है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 59। आ गया ओ किस प्रकार की ध्वनि है? ओ जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? सही आंसर है इसका आगत ध्वनि है, क्योंकि स्वर आप जानते हैं, व्यंजन जानते हैं, संयुक्त जानते हैं तो आगत ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? आगत ध्वनि है। अगला देखो, कॉलेज शब्द में कौन सी ध्वनि का प्रयोग हुआ है? आ, ये वाला सी वाला। सी वाला उत्तर एकदम सही है, जो आगत ध्वनि है उसका प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना है। किसका प्रयोग हुआ है? आगत ध्वनि का प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 61। लिखते समय स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? लिखते समय स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, दो तरीके से। एक तो हम लिखते समय मात्रा का प्रयोग करते हैं और स्वर को स्वयं भी लिखा जाता है, मात्रा, और दूसरा हो गया स्वयं, मात्रा और दूसरा हो गया स्वयं। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 लाइक मार दो भाई। चलो अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 62। शेयर कर दो फटाफट वीडियो को। क प्लस बड़ा आ, का में आ किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? मूल रूप में, मात्रा रूप में, व्यंजक रूप में या संयुक्त रूप में? मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, मात्रा रूप में, व्यंजक रूप में या संयुक्त रूप में? तो सही जो इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका किसके रूप में? मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 63। अस्वर की मात्रा क्या होती है? अस्वर की मात्रा क्या होती है? तो अस्वर की जो मात्रा होती है, कोई मात्रा नहीं होती। यह अकेला ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा देखने को नहीं मिलेगी आपको, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना है। इसकी कोई मात्रा ना होगी, ध्यान रखना है। बहुत ईजी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इस स्वर की मात्रा क्या होती है? छोटी ही है, तो ए वाला हो जाएगा। छोटी का कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला चलें, अगला क्या कह रहा है? अच्छा, छोटी ए की मात्रा कौन सी होती है? जरा होशियार हो तो बताओ जरा, छोटी ए की मात्रा कौन सी होती है? तो ध्यान रखना है, इसमें से छोटी ए की जो मात्रा होगी वो ये वाली होगी, जिसमें एक लगाते, जैसे ए नक, ए न क, यहाँ पर एक की ये छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसे कहेंगे ऐनक, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है प्रश्न संख्या 66। अंग, अंग को क्या कहा जाता है? अभी बताया था, अयोग्य बा कहा जाता है, अयोग्य बा कहा जाता है। भाई जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसे तो आप करेंगे ही ना, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, नया क्वेश्चन है, ठोको ताली। जिसमें नाक से हवा बाहर निकलेगी उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे भैया अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक करेंगे। अगला चलते हैं, नंबर 68। चांदनी शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? चांदनी में कौन सा शब्द है? चांदनी में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो इसका ध्यान रखना है, चांदनी में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, अनुनासिक शब्द जो वो प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 69। इस तरीके से दो लगे हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये क्या हैं? अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं, हलंत हैं, मात्राएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग कहते हैं, जैसे नम लिखो, न म ह, तो ये विसर्ग है। अब इनकी ध्वनि कैसी आ रही है? ध्वनि आ रही है ह की तरह। ध्वनि कैसी होती है? ह की तरह होती है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि इनकी कैसी होगी? ह की तरह होगी। अगला चलें, प्रश्न संख्या 70। क्या कह रहा है? स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? स्वर रहित व्यंजन, जैसे स्वर रहित व्यंजन मुझे लिखना है मिट्टी। अब मिट्टी मैंने ऐसे लिखा, लेकिन ये ट मुझे पूरा नहीं चाहिए, स्वर रहित चाहिए, तो मैं नीचे क्या लगा दूंगा? हलंत लगा दूंगा, हलंत लगा दूंगा। अगर आपको स्वर रहित व्यंजन लगाने, व्यंजन लिखने, तो उसके नीचे आप क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। अगला चलते हैं, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल मिलाकर कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल मिलाकर कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल मिलाकर कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 39। कौन सा होगा? 39 वाला। हिंदी में कुल मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं। अगला देखो, क ख ग घ ण किस वर्ग में आते हैं? तो क जो शुरुआत का होता है उसी वर्ग में आते हैं, यानी ये क वर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आगे देखो,
ये किस वर्ग में आएंगे? अब मैंने आपको ट्रिक बता दी, पहला अक्षर यानी च वर्ग, पहला अक्षर यानी च वर्ग, पहला अक्षर यानी च वर्ग। किस वर्ग में आएंगे? ट वर्ग। किस में आएंगे? ट वर्ग में आएंगे। टाएँ टाएँ गोली चलेगी, ट वर्ग में। किस में आएंगे? ट वर्ग में आएंगे, ध्यान रखना है। अगला देखो, ये किस में आएंगे? त थ वाले, तो थ वर्ग में आएंगे। किस में आएंगे? त वर्ग में आएंगे। पहला अक्षर ठोको ताली, पहला अक्षर ठोको ताली। फ वर्ग, फ वर्ग में, फ वर्ग किस व्यंजन के हैं? तो प है, नॉट फ, दैट इज द प वर्ग। तो प वर्ग सी वाला उत्तर एकदम सही है। ठोको ताली भैया। अगला चलो, प्रश्न संख्या 77। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? अब देखो यहाँ आया मजा। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होएगा? अंतस्थ व्यंजन है। कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है, ये ध्यान रखना है। कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ध्यान रखना है। और जिन्हें बोलने पर हवा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसमें श आएगा आपका, स आएगा, स आएगा और ह आएगा। ये कैसे हैं? ऊष्मीय है, ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े हुए, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं 78। श स ह किस प्रकार के व्यंजन? अभी बताया था। तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला चलें, अगला है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो छ वाला है। छ वाला जो है वो कैसा है? संयुक्त व्यंजन है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, आगे चलें। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन अन्य व्यंजनों की श्रेणी में आता है? अन्य व्यंजन, तो अन्य व्यंजन ये थे, ए वाला। ड वाला जो है वो अन्य व्यंजनों की श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ड वाला जो है वो किस में आएगा? अन्य व्यंजनों की श्रेणी में आता है। आगे देखो क्या लिखा है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कहेंगे सघोष। सघोष कहते हैं, सघोष नहीं, घोष कहेंगे या सघोष कहेंगे। तो बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ये वो वर्ण है जिनको बोलने पर स्वतंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उन्हें कहते हैं घोष, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 82। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो छ है। कौन है? संयुक्त व्यंजन है, कौन सा है? छ है। अगला चलते हैं 83। छ किसके मिल से बनता है? अच्छा, ये भी पूछ लो। तो क और श के मिल से क्या बनता है? छ बनता है। बी वाला उत्तर, क प्लस श इज इक्वल टू छ। किससे बनेगा? क और श से बनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग कक्षा बोलते, क्या बोलते? कक्षा बोलते। कक्षा मतलब क और श। ठीक है जी, अगला चलें। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास आ गई है 84। त्र किसके मिल से बनता है? तो त और र के मिल से क्या बनेगा? त्र बनेगा। त और र के मिल से क्या बनेगा? त्र बनेगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास 85। ज्ञ किसके मिल से बनता है? ज्ञ किसके मिल से बनता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ज और ज, इसके बनेगा ग। ज प्लस दीवल और इससे बन जाएगा ज। क्या बनेगा? ज बनेगा, ध्यान रखना है। ठोको ताली। क्वेश्चन समझदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्र किसके मिल से बनता है? श्र किसके मिल से बनेगा? तो जो श्र है वो बनता है श और र। श और र के मेल से बनता है, तो उत्तर बी वाला है। ठोक दो फटाफट। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 87। जब एक ही व्यंजन की ध्वनि दो बार आती है तो उसे कहते हैं द्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विक व्यंजन कहेंगे। जब एक ही व्यंजन की जो ध्वनि है वो दो बार आएगी तो उसे क्या कहेंगे? हम द्विक व्यंजन कहेंगे। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 88। कुत्ता शब्द में कौन सा द्विक व्यंजन है? कुत्ता शब्द में कौन सा द्विक व्यंजन है? तो आपको ध्यान रखना है त और त। ये कुत्ता द्विक व्यंजन, कुत्ता द्विक व्यंजन। अगला चलते हैं, उर्दू फारसी के शब्दों में प्रयोग होने वाले बिंदु को क्या कहलाते हैं? उर्दू फारसी के शब्दों में प्रयोग होने वाला बिंदु क्या कहलाएगा? प्रयोग होने का मतलब है जैसे ज, अभी इसके नीचे बिंदी लगा दो, क्या हो जाएगा? वे ज, इस तरीके से। तो जो लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं नुक्ता। इसको क्या कहेंगे? नुक्ता, इसी का नाम है नुक्ता कहेंगे, इसे ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 90। निम्न में से किस वर्ण के नीचे नुक्ता लगाया जाता है? निम्न में से, अब देखो क, त, ख और ज,
हैं, तो इसमें से किसके नीचे जो है वो नुक्ता लगाया जाएगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है, किसके नीचे क्या लगेगा, नुक्ता लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो उसी का आंसर आपको देना है। बताओ, क के नीचे लगेगा, त के नीचे लगेगा, ख के नीचे या ज के नीचे लगेगा? तो सही जो लगेगा वो ज के नीचे लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था ज वाले के नीचे जो है वो नुक्ता का प्रयोग होता है। अगला चलते हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 91। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं? लिंग वचन कारक के कारण, कारक आदि के कारण परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी विकारी। क्या कहलाएंगे? विकारी कहलाएंगे। ये ध्यान रखना है, क्या कहलाएंगे? विकारी कहलाएंगे। अगला चलें। अगला हमारे पास प्रश्न संख्या 92। संस्कृत में जो शब्द किस जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, संस्कृत के जो शब्द जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके तत्सम। कैसे शब्द कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे, ध्यान रखना है। अगला, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिगड़े हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिगड़े हुए रूप में, यानी रूप चेंज हो गया उनका, उसमें प्रयुक्त होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तद्भव। ध्यान रखना है, तत्सम पुराना है, तत्भव से जो उत्पन्न हुआ वही क्या है? तद्भव है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 94। क्रिया शब्द किस प्रकार का शब्द है? क्रिया शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही जो उत्तर होगा, एकदम सटीक उत्तर मैं बताऊंगा, विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न संख्या 95। संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं? संज्ञा शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकारी शब्द है। विकारी, ये पहले ही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा से। अगला चलते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? संबंध बोधक जो होते हैं, है ना, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका वी, अविकारी। अविकारी शब्द होते हैं जो संबंध बोधक शब्द होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है, फागुन किस प्रकार का शब्द है? फागुन किस प्रकार का शब्द है? फागुन के बारे में बताना है। तो फागुन जो है वो आपका देश शब्द है। कैसा है? देसी शब्द है, देश शब्द फागुन, ये ध्यान रखना है। अगला, स्टेशन, स्टेशन किस प्रकार का शब्द है? तो स्टेशन हमारे यहाँ का है ही नहीं, ये विदेशी शब्द है भाई, विदेशी शब्द है स्टेशन विदेशी। आगे चलें। अगला है प्रश्न संख्या 99। दूध शब्द किस प्रकार का शब्द है? दूध शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो 99 का होगा सी, तद्भव। तद्भव, क्योंकि दूध बना है किससे? दुग्ध से, दुग्ध से बना दूध, तो कैसा हो गया? ये तद्भव में आएगा, ये ध्यान रखना है। अगला और 100वां क्वेश्चन है, लड़की शब्द किस प्रकार का शब्द है? लड़की शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये है आपका रूढ़वादी शब्द। कैसा है? रूढ़वादी शब्द है या रूढ़ शब्द है, ये ध्यान रखना है। लड़की किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, ध्यान रखना है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये बताना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है? दशानन, तो दशानन जो शब्द होगा वो हमारा कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला, योग रूढ़ शब्द है। कैसा है? योग रूढ़ शब्द है, ध्यान रखना है। दशानन शब्द कैसा हमारा? योग रूढ़ शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि विशेष रूप से रावण के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए हम किसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे, ध्यान रखना है। योग रूढ़ क्योंकि जुड़ा हुआ है और केवल रावण के लिए क्या होगा? प्रयुक्त होगा, ध्यान रखना है। अगला चलें। उज्ज्वल शब्द किस प्रकार का शब्द है? उज्ज्वल शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इसे रूढ़ शब्द कहेंगे। इसे क्या सा कहेंगे हम? रूढ़ शब्द क्यों कहेंगे? क्योंकि जिस शब्द का अर्थ उसके भागों से स्पष्ट ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द का अर्थ उसके भागों से, यानी उज्ज्वल को अगर हम बीच में से तोड़ दें तो इसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उज्ज्वल का अर्थ होता है चमकदार या चमकीला, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द कहेंगे, यह ध्यान रखना है, रूढ़ शब्द कहेंगे। अगला चलते हैं। महल किस प्रकार का शब्द है? महल किस प्रकार का शब्द है? तो अंत में वही आता है कि महल भी हमारा कैसा होगा? रूढ़ शब्द होगा, ये ध्यान रखना है। कैसा शब्द है महल? रूढ़ शब्द है, इसको तोड़ने पर नया शब्द नहीं बनेगा। आगे रात, रात्र किस प्रकार का शब्द है? तो रात्र जो है वो तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम क्या था? रात्रि, रात्रि से बना रात्र, इसीलिए तत्सम रात्रि हो जाएगा और तद्भव रात हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा?
रात हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 105। निंद्रा शब्द किस प्रकार का शब्द है? निंद्रा, निंद्रा शब्द बताइए किस प्रकार का शब्द है? तो निंद्रा तत्सम, 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 ध्यान रखना है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नींद। तद्भव क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 106। दो ध्वनियों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो ध्वनियों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 107। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। तो शब्दों को अलग करना, शब्दों को जोड़ना तो हो नहीं सकता है ना, तो शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद, यानी बी वाला उत्तर एकदम सही है। शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 108। संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं? संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। 3 कौन से होंगे? स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो कितने हो गए टोटल? 3 भाग हो गए। किसके? संधि के। संधि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है 109 नंबर। निम्न में से कौन संधि का प्रकार है? निम्न में से कौन संधि का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताए थे स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तो उपरोक्त सभी संधि के प्रकार हैं, ये ध्यान रखना है। अगला, विद्या प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है? विद्या प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है? इसमें विद्या आ और आ जुड़ रहे हैं, तो ये स्वर में जाएगा। कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है, विद्यालय, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ किस संधि का उदाहरण है? धर्म प्लस अर्थ यानी धर्मार्थ किस संधि का उदाहरण है? तो धर्मार्थ जो है वो आपका हो जाएगा अ प्लस आ यानी स्वर संधि का। किसका हो जाएगा? अ प्लस आ यानी स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है राम प्लस अवतार। राम अवतार किस संधि का है? तो म और अ जुड़ा है, इसमें म और अ जुड़ा है, म में भी अ है, तो अ और अ जुड़ के बड़ा हो गया। छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा इज इक्वल टू बड़ा हो गया, तो बड़ा हो जाने पर स्वर संधि होगी। इसका उत्तर भी क्या है हमारा? स्वर संधि। अगला चलते हैं, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। अब देखो, पुस्तक क में आ गया और प्लस बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा हो जाता है, स्वर संधि है, स्वर संधि है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 114। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय यानी हिमालय बनेगा। हिम प्लस आलय से क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा? स्वर संधि होगी, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला 115 नंबर पर परम प्लस आनंद, परमानंद, परम प्लस आनंद, अ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू स्वर संधि, परमानंद स्वर संधि, परम प्लस आनंद, परमानंद स्वर संधि। सूर्य प्लस उदय, अब देखो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय में कौन सा हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। यहाँ स्वर संधि नहीं होगी, गुण संधि होगी। सूर्य प्लस उदय, ध्यान रखना है, गुण संधि। अगला देखो, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, र प्लस ई, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? गुण संधि होगी, गुण संधि होगी। नरेंद्र, नरेंद्र क्या होगी? गुण संधि होगी, ध्यान रखना है। राज, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, इसका सही उत्तर क्या होगा? गुण संधि, इसका भी गुण संधि है। यहाँ पे जितने भी आंसर मिल रहे हैं सबके सब गुण संधि वाले मिल रहे हैं। मधन इंद्र, महेंद्र, और मधन इंद्र भी कैसा होगा? गुण संधि होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुण संधि होगा, कैसा होगा? गुण संधि। अगला चलें, अगला है 120 नंबर, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र गुण संधि, देव प्लस इंद्र गुण संधि होगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला है प्रश्न संख्या 120, लोक प्लस ईश्वर, अ लोक प्लस बड़ी गुण संधि, गुण संधि, इसमें अ और बड़ी मिलके क्या बना? ए बन गया, तो गुण संधि हो गया, गुण संधि हो गया। अगला चलते हैं, राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर यानी रामेश्वर, तो इसमें म मतलब अ प्लस बड़ी,
म प्लस बड़ी ई क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये भी कैसा हो गया हमारा, ये भी कैसा होगा बेटा, गुण संधि होगा, ध्यान रखना है। अगला चले प्रश्न संख्या 123, गंगा प्लस ईश्वर गंगेश्वर। गंगा प्लस ईश्वर जो एग्जाम्पल हैं सारे लिए गए हैं। तो गंगा प्लस ईश्वर गंगेश्वर, अब इसमें क्या है, बड़ा आ प्लस बड़ी ई, तो ये छोटी ये बनेगा गंगेश्वर। तो ये कैसा हो गया हमारा, गुण संधि हो गया, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है सदा धन एव सदैव। सदा धन एव सदैव, तो सदैव में कौन सी संधि होगी, यहाँ पर बड़ा आ सदा प्लस छोटी ए, तो बन गई बड़ी ए, तो वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया भैया, वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना है। अगला देखो लोक प्लस ऐक्य। लोक प्लस ऐक्य, लोक ऐक्य किस संधि का उदाहरण है, लोक प्लस ऐक्य। लोक ऐक्य किसका है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ा छोटा हो प्लस बड़ी ए, मतलब कि यहाँ बनेगा बड़ा हो, तो इसे कहेंगे हम वृद्धि। कौन सी कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला देखो 126, सागर प्लस उर्म सागोर्म। सागर प्लस उर्म यानी सागोर्म। सागोर्म किस प्रकार की संधि है, तो ये जो सागोर्म शर्मी है वो है स्वर संधि। स्वर संधि, डी वाला उत्तर एकदम सही है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 127, जल प्लस उर्म जलोर्म। जलोर्म किसकी होगी, जलोर्म भी गुण संधि होगी, ध्यान रखना है, कैसी होगी, गुण संधि होगी। अगला चलें महाधन उपदेश। महाधन उपदेश यानी महोपदेश। महोपदेश, महाधन उपदेश यानी महोपदेश, तो यहाँ बड़ा आ और प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ओ बना रहे हैं, तो भैया गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अगला चलें, राजधन ऋषि राजश्री। राजधन ऋषि राजश्री, तो अ और ऋषि मिलके ने क्या बनाया, र, है ना, और राजश्री, तो इसमें कौन सी संधि होगी, और में इसमें गुण संधि होगी। अगला चलें, अगला हमारा प्रश्न संख्या 130, हित धन ऐसी। हित धन ऐसी किस संधि का उदाहरण है, हित धन ऐसी, तो ये आएगा वृद्धि में। किस में आएगा, वृद्धि में आएगा। छोटा ए, छोटा अ और छोटी ए मिलकर बड़ी ए बना रहे हैं, तो इसको कहेंगे वृद्धि। ठीक है जी। अगला चलें, प्रश्न संख्या 131, सदा धन एव सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदा धन एव सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा वृद्धि संधि। कौन सा, वृद्धि संधि सही उत्तर है इसका, वृद्धि संधि। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या 132, माता धन ऐश्वर्य। मातेश्वर्य किस संधि का उदाहरण है, मातेश्वर्य किस संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा आपका बड़ा आ और बड़ी ए मिलकर बना रहे हैं बड़ी ए, तो बड़ी ए बना रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा 132 नंबर, ये कह रहा है यण संधि कब होती है। यण संधि कब होती है ये बताना है। तो यण संधि जब होगी जब छोटी बड़ी ई के बाद अन्य कोई स्वर आए। यण के लिए क्या है, एक तरफ छोटी प्लस बड़ी ई का होना जरूरी है, और उसके बाद यहाँ कोई स्वर आएगा तब क्या होगी, यण संधि होगी। तो बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। बी वाला उत्तर क्या है, एकदम सही है। अगला चलते हैं, अब देखो इसमें छोटी प्लस बड़ा आ रहा है, छोटी प्लस बड़ा आ रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा, यण, यानी यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिधन एक। प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है, प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है, तो इसका ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक से है वो छोटी ई प्लस छोटी ए, तो ये बनेगा वे, यानी ये प्रत्येक, तो प्रत्येक बनने पर कौन सी हो जाएगी, ये यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा इत धन आदि इत्यादि। इत धन आदि यानी इत्यादि, और इसका सही उत्तर होगा हमारा कौन सा वाला, सी वाला, यानी यण संधि। छोटी ही आ रही है ना, छोटी ही पहचान रखनी है। अब आगे छोटा ऊ, सुधन आगत स्वागत। सुधन आगत यानी स्वागत, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा, तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर होगी यण संधि। कौन सी होगी, यण संधि होगी। आगे चलें, सुधन इच्छा स्वेच्छा। सुधन इच्छा स्वेच्छा कैसी है, छोटा ऊ और छोटी है,
छोटा ऊ और छोटी है स्वेच्छा, यण संधि। ठीक है जी, ध्यान रखना है। अगला अनुधन अय, अनुधन अय यण संधि, पहचानते ही लगा दोगे अब तो, है ना। अगला देखो न धन अन, अब इसमें छोटी आ गई, न धन अन, न और अ, न और अ, ध्यान रखना है। तो 139 का जो सही उत्तर होगा वो होगा अयाद। कौन सा होगा? अयाद संधि। ठीक है ना। अगला देखो पै धन अक, पै धन अक पायक, पायक किस किस संधि का उदाहरण है पायक? तो यहाँ पे जो पायक संधि का उदाहरण है वो हो जाएगा आपका अयाद संधि। कौन सा होगा? अयाद संधि होगा, ध्यान रखना है। अगला देखो सतधन चरित्र, सचरित्र, सचरित्र कैसा होगा? त और क च, त और च, त प्लस च, दोनों को मिला के क्या बना? दोनों को मिला के बना है च, ऐसे। तो ये हो गया। ठीक है जी। अगला चलें। अगला है उत प्लस चरण, उच्चारण, उत प्लस चरण यानी उच्चारण, इसमें भी कौन सा होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होगी यहाँ पर। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगला चलें उत्तर छेदन, उच्छेदन, उत्तर छेदन, उच्छेदन, उत्धन छेदन। तो त और छ, त और छ यानी व्यंजन संधि। कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला चलें विपद प्लस जाल, विप जाल, विप जाल, विपद प्लस जाल, विप जाल। तो इसमें होगी व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अगला देखो उत धन ज्वल, उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है? तो उज्ज्वल में होती है भैया व्यंजन संधि। व्यंजन यहाँ जहाँ नया व्यंजन बन जाएगा वह व्यंजन संधि अवश्य होगी, ये ध्यान रखना है। अगला देखो बृहद प्लस टीका, बृहद टीका किस संधि का उदाहरण है? बृहद प्लस टीका, बृहद टीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वी वाला, व्यंजन संधि। कौन सा होगा? व्यंजन संधि होगा। अगला चलें उत्धन लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन किसका होगा? उल्लंघन भी किसका होगा? आपका व्यंजन संधि का ही है उदाहरण। किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखो 148 उत्धन लास, देखो जिसमें हलंत लगा है वो व्यंजन में ही जाएगा, ध्यान रखना है। हलंत वाला व्यंजन, हलंत वाला व्यंजन, हलंत वाला व्यंजन, हलंत वाला व्यंजन, हलंत वाला व्यंजन। अगला देखो उत्धन आर, हलंत व्यंजन, आंख बंद करके लगा सकते हैं आप उत्तर इसके। अप, अप आ गया भाई, अप, अपधन मय, अपधन मय ये भी कैसा है? व्यंजन संधि। अपधन मय व्यंजन संधि, ध्यान रखना है। आगे चलें। अगला है घटमास। तो घटमास में कैसी संधि होगी? घटमास में भी व्यंजन संधि, व्यंजन घटमास। उससे अगला देखो वाक का हलंत लगा तो क में से आ गायब, क और म तो व्यंजन संधि में जाएगा, व्यंजन संधि में जाएगा। ध्यान रखना है किस में जाएगा? व्यंजन संधि में। जब भी अंत में हलंत आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो व्यंजन में जाएगा, क्योंकि एक नए व्यंजन की उत्पत्ति होगी, ध्यान रखना है। अगला, अगला है जगत धननाथ, जगत धननाथ यानी जगन्नाथ। क्या है ये? जगन्नाथ, जगत धन नाथ यानी जगन्नाथ। अब जगन्नाथ में कैसी होगी? व्यंजन संधि। जगन्नाथ में कैसी होगी? व्यंजन संधि होगी, रट लो। उत्धन मत, उन्मत, उन्मत, उन्मत में कैसी होगी? यहाँ पर भी कैसी है? व्यंजन संधि है। जिसमें हलंत लगा व्यंजन में जाएगा, जिसमें हलंत लगा वही व्यंजन में जाएगा, ध्यान रखना है। अगला चलो, अगला क्या है? शम धन कल्प,
संकल्प, शम धन कल्प यानी संकल्प, तो इसमें म और क है यानी व्यंजन, म और क का मिक्सर हुआ है, व्यंजन संधि होगी, ये ध्यान रखना है। सम धन गम, सम धन गम यानी संगम, सम धन गम यानी संगम, और इसमें भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। सब के सब उदाहरण यहाँ व्यंजन संधि के लिए रखे इन्होंने, है ना। अगला सम धन जय संजय, सम धन जय संजय इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला यानी व्यंजन संधि। कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला देखो, अगला है समधन सार संसार, समधन सार संसार में कौन सी संधि है, संसार में जो संधि होगी वो होगी आपकी व्यंजन संधि, ये ध्यान रखना है। कौन सी होगी, व्यंजन संधि संसार। अगला देखो समधन योग संयोग, समधन योग यानी संयोग, और संयोग किस प्रकार की संधि होगी, तो ये भी आपका व्यंजन संधि में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलें, अगला है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होगा उन्हें विधानवाचक कहते हैं। क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अगला चलो, मैं नई पुस्तक खरीदूंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, मैं नई पुस्तक खरीदूंगा, तो ये विधान वाक्य है। कैसा है, विधान वाक्य है, ध्यान रखना, विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। अगला जिन वाक्यों में क्रिया न होने के कथन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया न होने के जब कथन होंगे तो उन्हें कहेंगे, इसका सही जो उत्तर होगा उसे कहेंगे निषेध, निषेधवाचक, निषेधवाचक। निषेध का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो क्या कहेंगे, इसे निषेधवाचक कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला चलो, अगला है मैं कल कार्यालय नहीं गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, मैं कल कार्यालय नहीं गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये निषेधवाचक, कैसा वाक्य है, निषेधवाचक है। अगला चलें, अगला जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक कहेंगे, प्रश्नवाचक, पहला उत्तर सही हो जाएगा। उससे अगला देखो, अगला है आप कहाँ रहते हैं, किस प्रकार का वाक्य, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं ये किस प्रकार का वाक्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला यानी प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछ रहा है वो, आप कहाँ रहते हैं, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जिन वाक्यों में आदेश आज्ञा अनुरोध हो उन्हें क्या कहते हैं, आदेश आज्ञा या अनुरोध हो, तो उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक। कैसे कहेंगे, आज्ञावाचक कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला देखो, इस पत्र को ध्यान से पढ़ो, किस प्रकार का वाक्य है, ध्यान से पढ़ो, इस पत्र को ध्यान से पढ़ो, किस प्रकार का है, आज्ञावाचक है। अगला चलें, अगला है जिन वाक्यों में इच्छा कामना आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उन्हें क्या कहेंगे, इच्छा कामना आशीर्वाद का भाव प्रकट हो तो उन्हें क्या कहेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला, इच्छा वाला, इच्छावाचक। अगला है ईश्वर आपकी रक्षा करे, ये किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक है। कैसा है, इच्छावाचक है, ध्यान रखना है। आगे चलें, अगला है हमारा 171, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम यहाँ, उनको कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। एक उद्देश्य एक विधेय वाले को क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। अगला है अमित मेरा सहपाठी है, यह किस प्रकार का वाक्य है, अमित मेरा सहपाठी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, सरल वाक्य है। कैसा है, सरल वाक्य। अगला चलते हैं 173, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय से जुड़ें, जब ये दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय से जुड़ें तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला यानी संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला चलें, अगला है मैं बाजार गया था लेकिन ताज़ी सब्जियां नहीं मिली, मैं बाजार गया था लेकिन ताज़ी सब्जियां नहीं मिली, तो किस में जाएगा, ये बी वाले में जाएगा, संयुक्त वाक्य में जाएगा, ये ध्यान रखना है। किस में जाएगा, संयुक्त वाक्य में जाएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहेंगे, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं हम मिश्रित वाक्य। क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे, ध्यान रखना है। देखिए, जब मैं दरवाजे पर पहुंचा
तब वहाँ ताला लगा हुआ था। जब मैं दरवाजे पर पहुँचा तब वहाँ ताला लगा हुआ था। तो ध्यान रखना है इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला यानी मिश्रित वाक्य। कौन सा होगा, सी वाला यानी मिश्रित वाक्य। उस पेड़ पर चढ़ जाओ जो फलों से लदा है, ये किस प्रकार का वाक्य है, उस पेड़ पर चढ़ जाओ जो फलों से लदा है, तो सी वाला यानी मिश्रित वाक्य है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। अगला देखो, किसान शहर गया और उसने बीज खरीदे। यहाँ दो सेंटेंस अलग अलग और जुड़े हुए हैं, यानी किस में जाएगा ये भी आपका किस में जाएगा, संयुक्त वाक्य में जाएगा। दो वाक्यों को और से जोड़ा गया है। अगला चलते हैं। दौड़ते हुए कुत्ते ने मालिक को देखा और वह रुक गया। दौड़ते हुए कुत्ते ने मालिक को देखा और वह रुक गया, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, इसका संयुक्त वाक्य वाला उत्तर होगा। ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अगला चलते हैं। जैसे ही पार्टी शुरू हुई वर्षा होने लगी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई वर्षा होने लगी, तो सी वाला उत्तर इसका एकदम सही जाएगा, यानी मिश्रित वाक्य है। इसमें और तथा का शब्द नहीं हुआ है, तो ये मिश्रित वाक्य में जाएगा। दिनेश पत्र लिखता है। दिनेश पत्र लिखता है एकदम सरल वाक्य है। दिनेश पत्र लिखता है। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित। मिश्रित दो वाक्य हैं, है ना। पूजा समाप्त हुई और लोग अपने अपने घर चले गए। ये किसमें, इसमें और घुस गया ना बीच में आके, तो संयुक्त लगा दो मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगला देखो, है ना, संयुक्त में दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। मैं ड्यूटी पर गया था इसीलिए मैं पार्टी में नहीं शामिल हो सका। मैं ड्यूटी पर गया था इसीलिए पार्टी में शामिल नहीं हो सका, तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला, यानी संयुक्त वाक्य होगा। अगला चलते हैं। अगला हमारे पास, आप चाय पीजिए या कॉफ़ी, किस प्रकार का, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, ये किस प्रकार का वाक्य है। चाय या कॉफ़ी के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, चाय या कॉफ़ी। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। अगला देखो, उस मज़दूर को बुला लाओ जो पेड़ के नीचे खड़ा है। उस मज़दूर को बुला लाओ जो पेड़ के नीचे खड़ा है। अब यहाँ पर और का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। कैसा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला चलें, 187। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, किस प्रकार का वाक्य है। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है, शाम की गाड़ी रात को आ रही है। शाम की गाड़ी रात को आ रही है, कैसा वाक्य होगा, तो इस 88 के नंबर का वाक्य जो है वो कैसा होगा हमारा, सरल वाक्य होगा। कैसा वाक्य ये, सरल। मैंने उसे पहचान लिया जो रात को घर में घुसा था। मैंने उसे पहचान लिया जो रात को घर में घुसा था, यानी सी वाला मिश्रित वाक्य। अगला देखो, वह बाजार गई और सब्जी खरीद लाई। वह बाजार गई और सब्जी खरीद लाई में कौन सा वाक्य होगा, इसका सही जो उत्तर है वो होगा आपका बी वाला, यानी संयुक्त वाक्य। और लगाना है इसमें, और की वजह से संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। अ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अ उपसर्ग का अर्थ होगा बी वाला, नहीं या अभाव, नहीं या अभाव, बी वाला। अगला है, अन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अन, अन का क्या है, अन का भी यही है, नहीं या अभाव, जो चीज़ नहीं होती उसे अन कहते हैं। अगला देखो, अध उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अध, अन नहीं, अध। अध का होगा यहाँ पर ए वाला, यानी आधा, आधा अर्थ होता है आधा। उप उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, उप उपसर्ग का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए वाला है, पास या गॉड, पास या गॉड। अगला चलें, अत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अत, अत मतलब बहुत अधिक, बी वाला, बी वाला। अगला चलें, अगला है, अब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अब उपसर्ग का 196 गोज टू 196 का हो जाएगा आपका बी वाला, यानी बुरा और नीचे। अगला चलें, अगला है हमारा, उत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उत, उत, तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अच्छा, अच्छा, उत्कर्ष, है ना, जैसे उत्कर्ष। दुर, दुर्व्यवहार, दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा, बुरा, जो अच्छा ना उसे दुर कहेंगे। अगला 99, न्य उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, न्य उपसर्ग, तो न्य उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा इसका ए वाला, अच्छी तरह, अच्छी तरह। और अगला है आपका
निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निर। निर उपसर्ग का अर्थ होगा इसका बिना, बिना रहित, बिना या रहित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 201, प्रत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है हमारा पहला यानी विरोध। क्या होगा? विरोध करना। जब भी प्रत का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ विरोध हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रत जैसे प्रतिकार, प्रतिक्रिया, प्रतिद्वंदी, ये सभी इसके शब्द हो सकते हैं। अगला चलें, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 202, वे उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? वे उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो वे जो उपसर्ग है इसका अर्थ होगा आपका, इसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न। विशेष या भिन्न, जैसे विशेष, विवाद, विभाजन, विशेष, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो वे का अर्थ हो गया विशेष। क्या अर्थ हो गया? विशेष हो गया, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सम उपसर्ग का अर्थ, सम उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो जो सम उपसर्ग है उसका अर्थ होगा पूरा या अधिकार। पूरा या अधिकार, ये सम उपसर्ग का अर्थ होगा। जैसे सम्मान, सम्मान, संपन्न, ये स हैं। तो स का मतलब होता है पूरा या अधिकार। अगला चलें, अगला प्रश्न है, सो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? शो। शो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो शो उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। अच्छा या अधिक किसका होगा? शो उपसर्ग का अर्थ होगा। अगला चलिए, अगला है स्व। स्व उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? स्व उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर स्व उपसर्ग का अर्थ होगा अपना, अपना, स्वयं, स्वदेश, स्वाधीन, स्वाभिमान, ये क्या है? अपना है। तो ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा नेक्स्ट है, अल उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अल। अल, अल उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिना। अल मीन्स होता है बिना, ध्यान रखना है। जैसे इसके शब्द कौन से बनेंगे? तो अभाव, अभाव, अल अभाव, ध्यान रखना है। अभाव या बिना। चलिए अगला चलते हैं। अगला है हमारा ब। ब उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? ब उपसर्ग का क्या अर्थ होगा? तो ब का उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या अनुसार। साथ या अनुसार। ब का साथ या अनुसार, जैसे वकायदा, वकायदा, तो वकायदा साथ, मतलब साथ या अनुसार व का शब्द करता होगा। अगला चलें, अगला है 207, वे उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? वे। वे उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो इसका उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बिना, है ना। जैसे वे रंग, वे रंग, वे रंग शब्द बनेगा। तो वे शब्द का उपसर्ग का अर्थ है बिना, ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या 8, वाह उपसर्ग का अर्थ क्या है? वाह। वाह उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो वाह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साथ। जैसे वाह शर्त, वाह शर्त, वाह शर्त, इसका मतलब क्या हो गया? साथ। वाह का क्या मतलब होता है? साथ होता है, ध्यान रखना है। अगला 109, खुश उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? खुश उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो खुश का होता है अच्छा। अच्छा यानी बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। जैसे खुशहाल, खुश मिजाज, है ना, इस तरह के शब्द इससे बन सकते हैं। अगला चलें, अगला है 210, गैर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? गैर। बताओ, गैर का उपसर्ग का मतलब होगा बिना। बी वाला उत्तर सही है ना। तो इसका जैसे गैर कानूनी, गैर कानूनी, अब इसका मतलब बिना हुआ नहीं हुआ? गैर कानूनी मतलब बिना, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है हमारा 211, हर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? हर। हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक, जैसे हर एक, है ना, हर बार, तो हर का होगा प्रत्येक। आगे चलें, अगला है हमारा अध उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अध। अध उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? तो अध उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे। कैसा होगा? नीचे। जैसे अधोगति, अधोगति,
ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा अंतः उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अंतः उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो अंतः उपसर्ग का अर्थ होता है अंदर, है ना। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण। तो जब भी ये शब्द आए तो आपको अर्थ निकालने में आसानी होगी। चलिए अगला चलते हैं। अगला है अलंग, अल उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। अल उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो इसका उपसर्ग का अर्थ होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त होता है, ध्यान रखना है। मतलब बहुत चीज़, जैसे अलंकृत, 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 ध्यान रखना है इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है पर्याप्त, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, चिर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। चिर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो चिर उपसर्ग का अर्थ होगा लंबे समय तक। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबे समय तक, है ना। जैसे चिरकाल, 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 या चिर आयु, चिर आयु, है ना। इस तरह के शब्द इससे बन सकते हैं। अगला है पुनः उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। पुनः उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो पुनः उपसर्ग का अर्थ होता है यहाँ पर फिर यानी दोबारा से। जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में ये यहाँ पर उपसर्ग यूज हुआ है, तो इसका अर्थ हो गया फिर यानी दोबारा से। अगला चलें, अगला हमारा 217, शत उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। शत उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो शत उपसर्ग का अर्थ होगा कि लंबे नहीं, शत उपसर्ग का अर्थ है यहाँ पर अच्छा। अच्छा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा। जैसे सत्कार, सत्कार, सत्कार शब्द बनाना, सत्कार यानी अच्छा। आगे चलें, अगला है डिप्टी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। डिप्टी उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो डिप्टी उपसर्ग का अर्थ होता है सहायक। क्या होगा, सहायक होगा। ये अंग्रेजी उपसर्ग है, तो सहायक या उप, है ना। जैसे डिप्टी कलेक्टर, क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर। अगला चलें, अगला हमारे पास चीफ, चीफ उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। चीफ उपसर्ग का अर्थ, तो यहाँ ध्यान रखना है, जो चीफ उपसर्ग है उसका अर्थ होगा प्रमुख। क्या होगा, प्रमुख होगा। जैसे चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा प्रश्न संख्या 120, 22 उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। 22, तो 22 उपसर्ग का अर्थ होता है सहायक। जैसे 22 चांसलर, 22 चांसलर, तो ये 22 चांसलर जो है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सहायक अर्थ होता है इसका। अगला चलें, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहेंगे प्रत्यय। क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। जो अंत में जुड़ेंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला है इसमें, अगला प्रश्न है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रत्यय कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रत्यय के 2 प्रकार कौन से हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार कौन से हैं, तो इसमें एक होता है आपका कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ेंगे उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहते हैं हम कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में जुड़ते हैं, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला कह रहा है वो कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे, तो ध्यान रखना है, उनको कहेंगे हम कृदंत। क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय धातु के पीछे लगता है और उससे बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे, रट लेना है। 226 कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब कृत प्रत्यय भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है अक, अक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा। अक, अक अंत में जुड़ा होगा, तो अक प्रत्यय से बना चालक, चालक, चालक शब्द जो है वो अक प्रत्यय से बना होगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है पाल धन अक से बना शब्द क्या होगा। पाल धन अक से बना शब्द क्या होगा, पालक।
क्या होगा, पालक होगा, ये ध्यान रखना है। अगला है बैठ धन अक से बना शब्द, बैठ धन अक से बना शब्द क्या होगा, तो बैठक, बैठ धन अक बैठक, है ना। अगला चलते हैं लूट धन एरा से बना शब्द, लूट धन एरा से बना शब्द क्या होगा, तो लूट धन एरा से बनेगा लुटेरा, क्या शब्द बनेगा, लुटेरा शब्द बनेगा। अगला चलते हैं बशनाधर एरा से बना शब्द, बशनाधर एरा से बना शब्द क्या होगा, तो इससे बना शब्द होगा बशेरा, बशनाधर एरा मतलब बशेरा, ये ध्यान रखना है। आगे चलें गा धन ना से बना शब्द क्या होगा, अति उत्तम है। गा धन ना से बना शब्द होगा हमारा गाना, कौन सा होगा, गाना होगा, ये ध्यान रखना है। अगला शब्द है खेल धन ओना, खेल धन ओना यानी खिलौना, खेल धन ओना यानी खिलौना, ध्यान रखना है। अगला लिख धन हुई, लिख धन हुई, लिख धन हुई इससे क्या बनेगा, लिख धन हुई से बनेगा लिखी हुई, लिखी हुई, ध्यान रखना है। अगला है पढ़ धन हुआ, पढ़ धन हुआ से क्या शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ। अगला चलें जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे करणवाचक कृत, करणवाचक कृत्य, करणवाचक प्रत्यय। तो इसमें देखो जैसे बेल धन न, बेलन किस प्रकार का है, बेलन किस प्रकार का है, तो यहाँ पे ये करणवाचक है, कैसा है, करणवाचक है, बेल धन न बेलन। अगला देखो चट धन नी, चटनी किस प्रकार का है, चट धन नी चटनी किस प्रकार का है, करण, करणवाचक है, किस प्रकार का प्रत्यय है, करणवाचक है, ध्यान रखना है। अगला जो कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्दों की संरचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भावकृत प्रत्यय, भावकृत प्रत्यय ये क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा शब्दों की संरचना करेंगे। जैसे देखो लड़ धन आई, लड़ाई किस प्रकार का है, भाववाचक है, लड़ धन आई लड़ाई किस प्रकार का है, भाववाचक है, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारे पास पढ़ धन आई पढ़ाई, पढ़ धन आई पढ़ाई भी किस प्रकार का होगा, भाववाचक होगा, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है हमारा दिख धन आवट, दिखावट, तो दिखावट कैसा होगा, भाववाचक होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 243, जो कृत प्रत्यय क्रियावाचक शब्दों के, क्रियावाचक शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कृत प्रत्यय क्रियावाचक शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, क्रियात्मक कृत प्रत्यय, क्रियात्मक कृत प्रत्यय। सोचनीय शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय लगा है, सोचनीय शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय लगा है, तो इसमें लगा है अनीय, अनीय, सोचनीय, सोच और अनीय, सोचनीय हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला हमारा खाया शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय लगा है, खाया शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय लगा है, तो खा या में खा धन या खाया, कौन सा कृत प्रत्यय लगा होगा, या, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला हमारा जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगेंगे तो उनको क्या कहेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तदित, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं। अगला देखिए लघु धनता, लघुता किस प्रकार का प्रत्यय है, अब लघु धनता लघुता किस प्रकार का प्रत्यय है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हमारा होगा तदित, तदित प्रत्यय है, ध्यान रखना है, कैसा प्रत्यय है, तदित। अगला मधुर धनता, मधुरता किस प्रकार का है, तो ये भी तदित हो जाएगा क्योंकि ये संज्ञा है संज्ञा के अंत में जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला देखो लड़का प्लस पन, लड़कपन किस प्रकार का है, लड़कपन, तो लड़कपन किस प्रकार का होगा, तदित प्रत्यय होगा, किसका उदाहरण होगा, तदित प्रत्यय का उदाहरण होगा, ध्यान रखना है। गांव प्लस वाला, गांव वाला किस प्रकार का प्रत्यय है, तो तदित प्रत्यय है,
क्योंकि इसमें संज्ञा है, संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ेगा तो तदित प्रत्यय होगा, ध्यान रखना है। अगला देश प्लस वासी, देशवासी, तो इसमें भी कौन सा होगा, तदित प्रत्यय होगा, क्योंकि देश हमारा कैसा है, देश हमारा संज्ञा है, ध्यान रखना है। अगला देखो बालक प्लस पन, बालक प्लस पन, बालकपन, अब इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो पन जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, पन जुड़ा है, ध्यान रखना है। अगला चलिए गाड़ी धन वाला में, गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो बाला प्रत्यय है, अति उत्तम, बहुत ईजी है। अगला चले, अगला है साहित्य प्लस कार, साहित्यकार में कौन सा प्रत्यय है, तो कार, कार एक प्रत्यय जुड़ा हुआ साहित्यकार में, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला चलें तो अगला है, अगला हमारा मित्रधनता, मित्रता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मित्रधनता, मित्रता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ता, मित्रधनता में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगला सातवां शब्द का कौन सा, सातवां शब्द में कौन सा तदित प्रत्यय लगा हुआ है, सातवां शब्द में कौन सा तदित प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व, बा जो है वो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। आगे देखें दूसरा शब्द में कौन सा, दूसरा, दूसरा शब्द में कौन सा तदित प्रत्यय लगा है, तो दूसरा, रा में रा लगा होना चाहिए, तो दूसरा में जो तदित प्रत्यय होगा वो हमारा होगा ला, ला नहीं होगा, ये रा होगा, दूसरा, रा शब्द, ठीक। अगला चलें, अगला है हमारा मधुर धन तर, मधुर धन तर, मधुर तर में तर प्रत्यय किस प्रकार का है, जो तर लगा है वो प्रत्यय किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुणवाचक, कैसा है, गुणवाचक, क्योंकि मधुरता एक गुण हो गई, तो गुणवाचक तदित प्रत्यय इसमें होगा। अगला चलें, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गायक धन इका, गायिका में कौन सा तदित प्रत्यय लगा है, तो इका लगा है, ये तो सबको दिख रहा है कि इसमें इका प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न चलें, अगला प्रश्न हमारा गुड़िया धन आ, गुड़िया में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो आ है, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला महान धन ता, महत्ता, महान धन ता, मधित्ता में ता किस प्रकार का प्रत्यय है, तो जो ता है वो किस प्रकार का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तदित प्रत्यय, कौन सा होगा, तदित प्रत्यय होगा, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं रक्षा धन अक, रक्षा धन अक, रक्षक में अक किस प्रकार का प्रत्यय है, अक जो है वो किस प्रकार का है, तो तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है, ध्यान रखना है। गुरुधन ता, गुरुता में कौन सा होगा, गुरुता में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ता प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है, ता प्रत्यय लगा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला चलते हैं, अगला है ज्ञान प्लस मय, ज्ञानमय में कौन सा प्रत्यय लगा है, ज्ञान प्लस मय, ज्ञानमय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मय प्रत्यय लगा है, साफ दिख रहा है ऊपर। अगला चलें, अगला प्रश्न संख्या ये 265, नजर प्लस आना, नजराना में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आना, आना जो है वो प्रत्यय इसमें जुड़ा है। अगला प्रश्न देखें खबर प्लस नाक, खबर प्लस नाक यानी खतरनाक, खबर प्लस नाक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा नाक, कौन सा है, नाक हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला माल प्लस दार, मालदार में कौन सा प्रत्यय है, तो दार प्रत्यय लगा है, इनको तो देख के आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बहुत ईजी है। रंग धन ईन में कौन सा प्रत्यय है, ईन प्रत्यय लगा हुआ है, ईन प्रत्यय लगा हुआ रंग धन ईन में। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। परलोक गमन का विग्रह क्या होगा, परलोक गमन का विग्रह क्या होगा, परलोक में गमन, परलोक में गमन, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है स्वर्ग प्राप्त का सही विग्रह क्या है, स्वर्ग प्राप्त का सही विग्रह क्या है, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। वन गमन का विग्रह क्या होगा, वन गमन को विग्रह क्या होगा, वन को गमन, वन को गमन। अगला देखिए वज्रहत, वज्रहत का विग्रह क्या होगा, तो वज्र, वज्र को हत, वज्रहत का मतलब होता है वज्र से हत, वज्र से, वज्र से हत, तो पहला वाला उत्तर इसका
सही हो जाएगा। अगला देखें, हस्तलिखित का विग्रह क्या होगा? हाथ में लिखा, हाथ से लिखा, हाथ का लिखा, तो हस्तलिखित का होता है हाथ से लिखा। कौन सा होता है? हाथ से लिखा, एकदम सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं। अगला, रेखांकित का विग्रह क्या होगा? रेखांकित, रेखांकित का विग्रह क्या होगा? तो रेखांकित का विग्रह होगा रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखांकित होता है, ध्यान रखना है। रेखा से अंकित यानी रेखांकित। अगला देखो, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो अभी बताया था दूसरा यानी उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष में। अगला चलें, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो दूसरा पद जो है वो प्रधान है, तो माता पिता में तो दोनों ही प्रधान होंगे। स्वर्गमन में, स्वर्गमन में, स्वर्गमन बताओ, इसमें दूसरा वाला पद प्रधान होगा, है ना। देवता एक ही शब्द है, अंतरिक्ष एक ही शब्द है, तो स्वर्गमन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। बी वाले में उत्तर पद हमारा प्रधान है, और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला, किस समास के दोनों पदों के बीच विभक्ति लुप्त हो जाती है और उत्तर पद प्रधान रहता है? विभक्ति लुप्त हो जाएगी और उत्तर पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर पद प्रधान है ना, तो उत्तर पद तो तत्पुरुष होगा, सही उत्तर है, तत्पुरुष होगा, सीधा सीधा ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास का कौन सा कर्म तत्पुरुष समास का कारक कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष समास का कारक कौन सा होगा? तो कर्म तत्पुरुष समास का को, सी वाला उत्तर एकदम सही होगा इसका। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास है 280। करण, करण तत्पुरुष समास में कारक कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास में कारक कौन सा होगा? तो द्वारा, माध्यम या द्वारा, ये ध्यान रखना है, करण। अगला देखें, निम्न में से कौन सा उदाहरण करण तत्पुरुष समास का हो सकता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण करण तत्पुरुष समास का हो सकता है? तो हाथ लिखित, हस्तलिखित या हाथ से लिखा हुआ, ध्यान रखना है, ये हमारा कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा और करण होगा। अगला चलें, संबंध तत्पुरुष में कौन सा कारक छिपा रहता है? संबंध तत्पुरुष में, तो संबंध तत्पुरुष में कौन सा कारक छुपा रहेगा? तो का, की, के, ये वाला हो जाएगा, तो हमारा ए वाला उत्तर यहाँ सही है। आगे चलें, अगला है, अपादान तत्पुरुष समास में किन शब्दों के बीच में संबंध होता है? अपादान तत्पुरुष समास में किन शब्दों के बीच में संबंध होता है? तो ये ध्यान रखना है। देखो, अपादान में हमेशा ध्यान रखना है किन के बीच में संबंध होगा, तो इसका होगा अलग होना या से, किससे? से, अलग होना। अपादान का मतलब होता है अलग होना हमेशा। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास में छिपा कारक कौन सा होगा? अधिकरण में कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मैं या पर, मैं या पर। अगला चलें, निम्न में से कौन सा समास प्रकार तत्पुरुष और द्वंद्व दोनों से अलग है और मुख्यतः समुच्चय का युग्म बनाता है? निम्न में से कौन सा समास तत्पुरुष और द्वंद्व दोनों से अलग है तथा मुख्यतः समुच्चय या युग्म बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो सही उत्तर है वो कौन सा हमारा? अव्ययीभाव, अव्ययीभाव यानी सी वाला इसका एकदम सही उत्तर है। अगला चलते हैं, अगला, द्वंद्व समास में दोनों पदों में क्या संबंध होता है? द्वंद्व समास में दोनों पदों में क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे तो मुख्य और गौड़, मुख्य और गौड़ या दोनों पद प्रधान होंगे, तो बी वाला जो है वो सही होगा। बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता किस प्रकार का है? अब माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है ना, तो माता पिता कैसा हो जाएगा हमारा? द्वंद्व। जहाँ दोनों चीज़ें बराबर हों वहाँ द्वंद्व लगा देना आपको, दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो कौन सा लगाएंगे? द्वंद्व लगाएंगे। आगे चलें, निम्न में से कौन सा समास प्रकार समुच्चय बोधक का प्रयोग करता है और युग्म जोड़ा दर्शाता है? निम्न में से कौन सा समास प्रकार समुच्चय बोध शब्द का प्रयोग करता है और युग्म जोड़ा दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों युग्म बराबर होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, समास में कुल कितने भेद बताए जाते हैं जिसमें तत्पुरुष भी शामिल हो? समास के कुल कितने भेद हैं जिसमें तत्पुरुष भी शामिल हो? तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला चलें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? समास के पदों के बीच विभक्ति हमेशा रहती है। समास के पदों के बीच विभक्ति हमेशा रहती है, तो इसका सही उत्तर है, गलत है।
हमेशा नहीं होती, जैसे माता पिता कहाँ हैं। अगला, समास से बने शब्द कभी कभी उत्तर पद प्रधान और कभी कभी पूर्व पद प्रधान होता है। ये ऐसा होता है कि तत्पुरुष में अभी हमने देखा था तो उसका उत्तर पद क्या था, प्रधान था। समास केवल एक ही प्रकार के पद, ये गलत है। समास कभी भी पदों में मेल नहीं होते, ये भी गलत है। तो बी वाला उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला देखो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तथा समूह का अर्थ देता उसे क्या कहेंगे। पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची, नंबर वाला। तो इसका सही एवं जैनों ने उत्तर बताता हूँ मैं, जब भी आपको संख्यावाचक आए तो आपको द्विग लगाना है। कौन सा लगाना है, द्विग लगाना है। द्विग, एक का द्विग का ऐसे करके जिसमें गिनती हो उसमें द्विग लगाना है। क्या लगाएंगे हम, द्विग लगाएंगे, ध्यान रखना है। अगला देखो, त्रिफला। त्रिफला किस समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा द्विग का। किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विग का उदाहरण हो जाएगा। देखो, पंचवटी, पाँच आ गया ना, पाँच, पंचवटी, पाँच बटों, पाँच बटों का बन, पंचवटी, पाँच बटों का बन, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला हमारा सप्ताह का विग्रह क्या होगा। सप्ताह का विग्रह क्या होगा बताओ। इसका सप्ताह का विग्रह 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह को क्या कहेंगे, सप्ताह का विग्रह कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह में और या आदि शब्द आते हैं वो कौन सा समास होता है। दोनों पद प्रधान होंगे और विग्रह में करने पर और या तो और आएगा या फिर क्या आएगा, या शब्द आएगा। तो उसमें कौन सा होगा, दोनों पद प्रधान होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो इसमें होगा द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व, ध्यान रखना है। माँ बाप किस प्रकार का उदाहरण है, माँ बाप किस प्रकार का उदाहरण है। तो माँ और बाप द्वंद्व का उदाहरण होंगे। किसका उदाहरण होंगे, द्वंद्व का उदाहरण होंगे, ध्यान रखना है। अगला, दुख सुख किसका उदाहरण है, तो दोबारा से द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण होगा, द्वंद्व का। अगला चले, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य कोई पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होगा लेकिन अन्य कोई पद प्रधान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीय। बहुब्रीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जब तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे बहुब्रीय कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे चक्रधार किस समास का उदाहरण है, चक्रधार किस समास का उदाहरण है, तो इसमें आएगा बहुब्रीय उत्तर। क्या आएगा, बहुब्रीय उत्तर आएगा, ध्यान रखना है। अगला चलें 300, नीलकंठ। नीलकंठ कौन है, नीलकंठ बहुब्रीय का विग्रह। अच्छा, विग्रह पूछ रहा है, तो नीला है तो इसका नीलकंठ का क्या होगा, नीलकंठ, नीले कंठ वाला, नीलकंठ वाला। तो नीलाकंठ, नीलकंठ वाला। बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलें, अगला प्रश्न कह रहा है परस्पर चक्र, परस्पर वीर चक्र। परस्पर वीर चक्र क्या है, परस्पर वीर चक्र है। तो ध्यान रखना है, इसमें कह रहा है परस्पर वीर को मिलता है जो चक्र किस समास का उदाहरण है। परस्पर वीर को मिलता है जो चक्र किस समास का उदाहरण है, तो बी वाला हो जाएगा बहुब्रीय। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, बहुब्रीय हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला देखो, राह खर्च, राह के लिए खर्च किस समास का उदाहरण है, राह खर्च, तो तत्पुरुष। मीन क्या है, खर्च है इसमें। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार किस समास का उदाहरण है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का उदाहरण है। अगला चलें, अगला है कमल नयन, कमल के समान नयन किस समास का उदाहरण है, कमल नयन, कमल के समान नयन। तो एक किसका उदाहरण होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कर्मधाय, कर्मधाय समास का उदाहरण होगा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अभी मैंने बताया था त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखो, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, यानी शिव, और शिव का मतलब क्या हो गया, बहुब्रीय, बहुब्रीय हो गया, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है हमारा लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश, यानी कौन सा होगा, बहुब्रीय होगा, ध्यान रखना है, बहुब्रीय होगा। जिसमें तीसरा अर्थ निकला है वो बहुब्रीय में होता है। अब अगला देखो, अतिथि सत्कार, अतिथि का सत्कार किस प्रकार का समास उदाहरण है। अतिथि सत्कार यानी अतिथि का सत्कार किस प्रकार का है, तत्पुरुष है। कौन सा है, तत्पुरुष है। आगे चलें, अगला हमारा उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, तो किस प्रकार का हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला देखो 309, रातों रात, रातों रात, रात ही रात में किस प्रकार का उदाहरण है, रातों रात, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव,
कैसा होगा, अव्ययी भाव होगा, ध्यान रखना है। अगला कमल नयन, शब्द का विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन यानी कमल नयन। जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति, जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति, प्राणी, वस्तु है स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी मनुष्य, क्योंकि राम, दिल्ली और गंगा ये आपके जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकते। अगला क्या है, हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी कौन सी संज्ञा है, हाथी कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जातिवाचक, है ना। हाथी कैसा हो जाएगा, यहाँ जातिवाचक हो जाएगा, ध्यान रखना है। जिस संज्ञा से गुण, धर्म, अवस्था तथा भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जिस संज्ञा से गुण, धर्म तथा भाव का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाली। हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा में है, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वाक्य में अहंकार कौन सी संज्ञा है, तो अहंकार कौन सी संज्ञा हो जाएगा, सी वाला उत्तर यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला, मित्र से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मित्र से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए वाला यानी मित्रता। मित्र से जो मित्रता का, मित्र का भाव होता है वो मित्रता होता है, सीधे सीधे भी पता चल रहा है। लड़का से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, लड़कपन, लड़का से क्या बनेगी, लड़कपन, ध्यान रखना है। अगला, बुद्धिमान, बुद्धिमान से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुद्धिमान से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी आपकी बुद्धिमता। क्या होगी, बुद्धिमता, भाववाचक संज्ञा। अगला चलते हैं, सुंदर से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अब सुंदर है, सुंदर से भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वो क्या होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरता। क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। अगला चलते हैं, उसने नमकीन पूड़ियाँ बनाई थी, वाक्य में पूड़ियों में कौन सी संज्ञा है, उसने नमकीन पूड़ियाँ बनाई थी, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर पूड़ियों की बात हो रही है, तो पूड़ियाँ जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला जातिवाचक। कौन सा होगा, जातिवाचक होगा। अगला चलें, अगला क्या कह रहा है, जिसमें मनुष्यता नहीं वह मनुष्य नहीं, वाक्य में मनुष्यता कैसी संज्ञा है, मनुष्यता कैसी संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना है। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ, वाक्य में लक्ष्मीबाई कैसी संज्ञा है, लक्ष्मीबाई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है दंड कारण में राक्षसों का उत्पाद मचा हुआ था, दंड कारण में राक्षसों का उत्पाद मचा हुआ था, तो राक्षसों की संज्ञा कैसी हो जाएगी, जातिवाचक। कैसी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। अगला, जज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मैं पानी कैसी संज्ञा है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मैं पानी कैसी संज्ञा है, तो ये है हमारी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, जहाँ किसी वस्तु का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखना है। अगला, अगला हमारा 326, इंदिरा गांधी के नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, इंदिरा गांधी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, वाक्य में नेतृत्व कौन सी संज्ञा है, नेतृत्व कौन सी संज्ञा है, तो 326 का सही उत्तर जो होगा आपका जाएगा बी वाला यानी भाववाचक। नेतृत्व कैसी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखना है। योग्यता की पूछ हर जगह होती है, योग्यता की पूछ हर जगह होती है यानी योग्य व्यक्ति हर जगह पूछा जाता है, तो इस वाक्य में योग्यता की कौन सी संज्ञा होगी, 327 यानी भाववाचक संज्ञा। भाव दे रहे हैं ना लोग, भाव दे रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा हो गई। रामचरितमानस के जीवन के आदर्शों का प्रकटीकरण हुआ है, वाक्य में रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस के आदर्शों का, तो रामचरितमानस क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो
व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अगला है हमारा शबरी ने राम को मीठे बेर खिलाए। वाक्य में बेर कौन सी संज्ञा है, बेर कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। बेर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, ध्यान रखना है। अगला देखो, लोगों में भाईचारा होने से सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। वाक्य में भाईचारा कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। कौन सी होगी, भाववाचक होगी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में लिंग कितने होते हैं, हिंदी में लिंग कितने होते हैं। हिंदी में जो लिंगों की संख्या होती है वो होती है आपकी 2। हिंदी में लिंग कितने होंगे, 2 होंगे, ध्यान रखना है। गहरी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। गहरी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग, ध्यान रखना है। अगला, जाट का सही स्त्रीलिंग होगा जाटनी। जाट का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, जाटनी, ये ध्यान रखना है। रचयिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, रचयिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका होगा रचयित्री। रचयित्री, रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री, ध्यान रखना है। अगला, तिथियों के नाम होते हैं। तिथियों के नाम होते हैं कैसे, स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे, नपुंलिंग या विधिलिंग। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही जो उत्तर है वो हमारा है ए वाला, यानी स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना है। साधु अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, तो कुटिया शब्द है। कुटिया शब्द कैसा होगा, कुटिया जो शब्द होगा वो होगा हमारा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद अगला है, उसने सुंदर लेख लिखा। उसने सुंदर लेख लिखा, वाक्य में लेख शब्द है, तो लेख शब्द कैसा होगा, लेख जो है वो पुल्लिंग शब्द होगा। कैसा होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला, नाखून नियमित रूप से काटने चाहिए। नाखून नियमित रूप से काटने चाहिए में नाखून शब्द कैसा है, तो नाखून शब्द कैसा होगा, तो इसका सही उत्तर आपका डी वाला, यानी पुल्लिंग। नाखून कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। अगला चलें, अगला है, उसकी बातों से मुझे प्रेरणा मिलती है। वाक्य में प्रेरणा क्या है, प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा का सही जो अर्थ है वो होगा हमारा स्त्रीलिंग। प्रेरणा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना है। तो हिंदी में आपके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बलवान, बलवान का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, बलवान का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो बलवती। बलवती, बलवती जो है बलवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। रास्ता, रास्ता शब्द कैसा है, रास्ता शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, ध्यान रखना है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। अगला है, अनाजों के नाम होते हैं। अनाजों के नाम होते हैं, अनाज जैसे गेहूं, चावल, है ना, इस तरह जो अनाजों के नाम होंगे तो उसका जो सही कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। अनाजों के नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना है। अगला, इक्रांत तत्सम शब्द प्राय होते हैं। इक्रांत तत्सम शब्द प्राय होते हैं। जो इक्रांत तत्सम शब्द होंगे वो प्राय कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना है। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पर्वत, नदी, विद्यालय, नगर। तो नदी जो है वो कैसा हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है 345, बालू गर्म हो गई मैं। बालू गर्म हो गई मैं रंगीन शब्द है। यहाँ पर रंगीन तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कौन सा होगा। तो बालू गर्म हो गई मैं, बालू गर्म हो गई मैं, मान लीजिए बालू है, तो बालू हमारा कैसा होगा, इसमें बालू जो है वो हमारा बहुवचन होगा, एक वचन होगा। और गरम, गरम क्या है, गरम हो गई, तो गरम हमारा जो है वो एक वचन, यानी उसका उत्तर हो जाएगा एक वचन। अगला चलें, अगला प्रश्न देखिए, उसके प्राण सूख गए, यहाँ प्राण को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके प्राण सूख गए में रंगीन शब्द, तो जो प्राण है वो कैसे होंगे, प्राण वाला शब्द कौन सा होगा हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राण सूख गए, तो बहुवचन में आएगा। कैसे में आएगा, बहुवचन में आएगा, ध्यान रखना है। अगला देखो, कवि का बहुवचन क्या होगा, कवि का बहुवचन क्या होगा, कवियों, है ना, ये वाला एकदम सही होगा, कवियों। अगला है, डाकू मारे गए। डाकू मारे गए, वाक्य में रंगीन शब्द है, तो डाकू मारे गए, तो इसका सही शब्द क्या होगा हमारा, बहुवचन। कौन सा होगा, बहुवचन होगा, ध्यान रखना है। अगला, कहानी का बहुवचन क्या होगा, कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। कहानियाँ, बी वाला शब्द एकदम सही हो जाएगा, कहानियाँ। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़ियाँ। गुड़ियाँ,
तो इसका हमारा सी वाला एकदम सही होगा। अगला चलें, अगला देखिए, दीवार का बहुवचन होगा दीवारें, दीवार का बहुवचन होगा दीवारें, है ना, पहला ही सही है। कविता का बहुवचन क्या होगा, कविताएं, कविताएं। तो इसमें दो जगह तीन जगह कविताएं लिखी है, तो तीनों उत्तर इसके एकदम सही होंगे। कविताएं कविताएं कविताएं, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राम के कुर्ते फट गए हैं। राम के कुर्ते फट गए में कैसा होगा, बहुवचन होगा कुर्ता और कुर्ते, कुर्ता और कुर्ते, कुर्ते बहुवचन होता है। गाय घास खा रही हैं, गाय घास खा रही हैं, तो गाय, गाय कैसी हैं, बहुवचन है, गाय घास खा रही हैं। अगला चलते हैं, अगला है हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी दो। कितने होंगे, दो होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी हवेली में एक बूढ़ी औरत रहती है, वाक्य में हवेली कौन सा कारक है। पुरानी हवेली में एक बूढ़ी औरत रहती है में वाक्य में हवेली में कौन सा कारक है, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा आपका ए वाला, यानी अधिकरण। कौन सा कारक होगा, अधिकरण होगा। अगला चलते हैं, प्रतिमा ने कुछ भी नहीं किया, प्रतिमा ने कुछ नहीं किया, वाक्य में प्रतिमा में कौन सा कारक है, प्रतिमा ने। तो ने से हमें दिमाग लगाना है कि ने में कौन सा कारक होगा, तो कर्ता ने, यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलें, पंडित जी आसन पर बैठ गए, पंडित जी आसन पर बैठ गए, वाक्य में आसन पर कौन सा कारक है, पर है, तो ध्यान रखना है। आसन पर बैठ गए तो डी वाला, यानी अधिकरण कौन सा होगा, अधिकार जमा लिया, पंडित जी ने आसन पर बैठ गए तो अधिकरण हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। बालिकाओं के लिए मिठाइयाँ लाओ, बालिकाओं के लिए मिठाइयाँ लाओ, वाक्य में बालिकाओं के लिए कौन सा कारक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी संप्रदान, बालिकाओं के लिए। अगला चलें, अगला है 360 नंबर, गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी। गुरु ने तो गुरु ने शिक्षकों को क्या दी, शिष्यों को शिक्षा दी है, तो कौन सा कारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म, कर्म कारक होगा, ये ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है हमारा, वह रहट से पानी खींचता है, वह रहट से पानी खींचता है, वाक्य में रहट का कौन सा कारक है, तो रहट से, जिससे पानी आ रहा है, तो रहट से इसमें सही हो जाएगा इसका अपादान। अलग होने का मतलब क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, ध्यान रखना है। निर्धनों को कुछ खाना खिला दो, वाक्य में निर्धनों को कौन सा कारक है, निर्धनों को कुछ खाना खिला दो, वाक्य में निर्धनों को कौन सा कारक है, संप्रदान, ध्यान रखना है, संप्रदान। वह बस अड्डे से आया, वाक्य में अड्डे से आया कौन सा कारक है, वह बस अड्डे से आया, वाक्य में अड्डे से आया कौन सा कारक है, तो 63 का ए वाला, यानी अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान है, ध्यान रखना है। अगला देखो, बढ़ई ने लकड़ी से कुर्सी बनाई, बढ़ई ने लकड़ी से कुर्सी बनाई, वाक्य में लकड़ी से कौन सा कारक है, तो लकड़ी से, ध्यान रखना है, तो इसमें करण, करण कारक होगा। अगला चलें, तार के द्वारा सूचना मिलते ही वह गांव चला पड़ा, तार के द्वारा सूचना मिलते ही वह गांव चल पड़ा, वाक्य में तार के द्वारा, तो तार के द्वारा में कौन सा होगा, सी वाला, यानी करण, तार के द्वारा यानी करण, किसी के द्वारा होता है तो वह करण होता है। वे केवल बातें करते रहते हैं, वे केवल बातें करते रहते हैं, वे सर्वनाम का कौन सा भेद है, वे सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो 366 का ये वाला अन्य पुरुष, कौन सा भेद होगा, अन्य पुरुष होगा, ध्यान रखना है। वह धीरेन्द्र का दोस्त है, वह धीरेन्द्र का दोस्त है, वाक्य में वह सर्वनाम कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है वह, तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषवाचक, कौन सा होगा, पुरुषवाचक होगा, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, अभी हम लोग जलपान कर रहे में हम सर्वनाम का कौन सा भेद होता है, हम जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला, यानी पुरुषवाचक। कौन सा होगा, पुरुषवाचक, ध्यान रखना है। अगला है, उसने खेल आरंभ कर दिया, वाक्य में उसने सर्वनाम का कौन सा भेद है, उसने सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो अन्य पुरुषवाचक। देखो नाम होता तो पुरुषवाचक होता, लेकिन उसी ने तो अन्य पुरुषवाचक, ये ध्यान रखना है। अगला देखो 370, कौन सोया है, वाक्य में कौन सर्वनाम का कौन सा भेद है, कौन सोया, वाक्य में कौन सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो 370 का सही जो उत्तर है वो आपका है प्रश्नवाचक,
प्रश्नवाचक। आगे चलें, वह अपने आप ही सो गया वाक्य में अपने आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? अपने आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो निजवाचक, स्वयं के बारे में बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा निजवाचक, ये ध्यान रखना है, अपने आप में। अगला चलें, जैसा करोगे वैसा भरना भी पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा वाक्य में। जैसा, जैसा सर्वनाम कैसा है? तो जैसे के लिए जाएगा संबंधवाचक। क्या कह रहा है ये? संबंध दिखा रहा है तो संबंधवाचक जाएगा, ध्यान रखना है। अगला है, जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा वाक्य में। वैसा, वैसा कैसा है? अब देखो, वैसा की बात वहाँ किसकी बात हो रही थी? जैसा की। यहाँ किसकी बात हो रही थी? वैसा। वैसा मतलब निश्चित कर दिया उसने, श्योर कर दिया कि वैसे में निश्चित वाचक होगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, हिंसक जानवरों से दूर रहना चाहिए, हिंसक जानवरों से दूर रहना चाहिए तो कौन सा सर्वनाम होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ए वाला, गुणवाचक, क्योंकि हिंसा, हिंसा एक गुण को दिखा रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। अगला चलें, अगला है, थोड़े बच्चे इधर बैठ जाएं, थोड़े बच्चे इधर बैठ जाएं में क्या होगा? संख्यावाचक होगा, गुणवाचक होगा, प्रणाम या सर्वनाम? तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा हमारा संख्यावाचक, थोड़े बच्चे इधर बैठ जाएं। अगला देखो, मुझे 2 किलो वाला दे दो, 2 किलो वाला तो परिणाम हो गया, 2 किलो वाला मतलब नहीं, 2 किलो वाला होगा ये बी, संख्यावाचक, संख्या बता रहे ना तो संख्यावाचक हो जाएगा। 4 में 3 डाकू घुस आए थे, 4 कहते हैं जहाँ पशु बनते हैं, 4 में 3 डाकू घूम आए थे, 3 डाकू घूम या घुस आए थे तो ये ध्यान रखना है 377 का आंसर हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि 4 की बात हो रही है, 3 डाकुओं की, सॉरी। उसका मधुर स्वर सुनना प्रतीत हो रहा है, उसका मधुर स्वर सुनना प्रतीत हो रहा है तो इसमें कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ये वाला, यानी गुणवाचक। कौन सा होगा? गुणवाचक होगा, ध्यान रखना है। अगला, तीसरा घोड़ा सबसे तेज दौड़ रहा है, तीसरा घोड़ा सबसे तेज दौड़ रहा है तो इसमें कौन सा होगा? बी वाला, यानी संख्यावाचक, कि तीसरे घोड़े की बात हो रही है तो संख्यावाचक हो जाएगा। 1 लीटर दूध काफ़ी रहेगा, 1 लीटर दूध काफ़ी रहेगा तो इसमें 1 लीटर की बात हो रही है तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा परिणाम, परिणामवाचक हो जाएगा, 1 लीटर दूध काफ़ी रहेगा। यह छात्र मेरा सहपाठी है, यह छात्र मेरा सहपाठी है में डी वाला जाएगा, यानी सार्वनामिक, सार्वनामिक। अगला देखो, शेर सामान 10 गज भारी है, शेर सामान 10 गज भारी है में कौन सा आएगा? 10 गज भारी है तो यहाँ पर 82 का लगाएंगे हम परिणाम, 10 गज भारी है। कोई चीज़ का वजन बताता है तो परिणाम लगाना, ध्यान रखना है। वजन का मतलब क्या है? परिणाम। समय मोल में तृप्ति 4 खाई, समय मोल में तृप्ति 4 खाई तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी वाला, यानी संख्यावाचक, समय तृप्ति मोल में 4 खाई। अगला, तो ये तो दोबारा से वही आ गया, समय मोल में तृप्ति 4 संख्यावाचक है। अगला चलते हैं, अगला हमारा, माँ बच्चे को दूध पिला रही वाक्य में क्रिया क्या है? माँ बच्चे को दूध पिला रही वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी वाला, यानी द्विकर्मक, दोनों कर्म कर रहे हैं ना, बच्चा और माँ, तो द्विकर्मक होगी, ध्यान रखना है। तुम चलो संरचना की दृष्टि से वाक्य की क्रिया क्या है? तुम चलो संरचना की दृष्टि से वाक्य की क्रिया क्या है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी सामान्य। तुम चलो वाक्य की संरचना होगी सामान्य। अगला, वह पढ़ चुका है वाक्य की क्रिया होगी, वह पढ़ चुका है वाक्य की क्रिया होगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी संयुक्त। क्या होगी? संयुक्त होगी, ध्यान रखना है। अगला देखो, वह टीवी देखकर सो गया वाक्य में रंगीन शब्द की शब्द भेद क्या है? तो वह टीवी देखकर सो गया वाक्य में रंगीन, रंगीन शब्द तो यहाँ है नहीं तो अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, जिससे आपको पता रहेगा। तो देखकर सो गया, देखकर सो गया में रंगीन क्रिया शब्द का सही भेद क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका होगा बी वाला, पूर्वकालिक। कौन सी होगी? पूर्वकालिक होगी, ध्यान रखना है। पढ़ना क्रिया का द्वितीय प्रणनार्थ रूप क्या है? पढ़ना क्रिया का द्वितीय प्रणनार्थ रूप क्या है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा हमारा? सी वाला होगा, पढ़वाना।
सी वाला होगा क्या होगा, पढ़वाना। पढ़ना का क्या होगा, पढ़वाना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। उससे अगला जो पिछला हमने बताया था वो कौन सा बताया था, बैक टू द क्वेश्चन, पूर्व काल एक सही लगाया है। अगला प्रश्न हमारा सी वाला यानी पढ़वाना एकदम सही है। अगला चलते हैं 389, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाओं को कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहेगा नाम धातु क्रिया। क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। उसने कहानी लिखी, वाक्य में प्रयुक्त किया। उसने कहानी लिखी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, तो उसने कहानी लिखी, वो कहानी लिख रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, तो 390 का जो सही उत्तर होगा, सही जो उत्तर है एकदम वो है हमारा डी वाला, एक कर्मक, एक कर्मक। अगला देखिए, उठना क्रिया सर्वप्रथम प्रेरणार्थ रूप है। उठना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थ रूप है। उठना, उठना का सबसे पहला रूप हो जाएगा उठाना। उठना का सबसे पहला रूप क्या होगा, उठाना। अगला चलें, क्रिया में प्रत्यय जुड़ने से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। क्रिया में प्रत्यय जोड़ने के से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, तो क्रिया में प्रत्यय जोड़ दिया, अभी हमने बात की थी, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कृदंत क्रिया। कौन सा हो जाएगा, कृदंत क्रिया हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला चलें, अगला है उसने पाठ दोहराया, वाक्य में रंगीन क्रिया, तो पाठ दोहराया, दोहराया में कौन सा होगा, तो दोहराया का सही उत्तर हो जाएगा नाम धातु। कौन सा हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह हंस रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। वह हंस रहा है में क्रिया का भेद क्या है, तो बी वाला यानी अकर्मक क्रिया है। ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो ये हमारे 394 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। जो कमियां हो आप उन्हें भी बता सकते हैं। इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ आप अपनी उंगली उठाइए और एक लाइक दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।